नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसकी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है। ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि पिता की संपत्ति में उनका अधिकार होता ही है और वो अधिकार उनको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये बात 100% सही नहीं है। कभी कभी एक पुत्र का अधिकार पिता की संपत्ति में ख़त्म हो जाता है। वो पिता की संपत्ति में किसी भी तरीके का कोई क्लेम नहीं कर सकता। उसके पिताजी से चाहे उस संपत्ति को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके पिताजी से चाहे संपत्ति की वसीयत कर सकते हैं, उसके पिताजी से चाहे वो संपत्ति उसको बेच सकते हैं, लेकिन पुत्र उसमें किसी तरीके का कोई क्लेम नहीं कर सकता। तो जानेंगे आज इस वीडियो में कि एक पुत्र का अधिकार कब पिता की संपत्ति में ख़त्म हो जाता है और एक पुत्र को पिता की संपत्ति में कब कुछ नहीं मिलेगा और ना ही इसके लिए वो कोई भी क्लेम कर सकता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरीके की कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर ले ताकि किसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विन कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको लीगल एडवाइस दी जाती है। यदि आपकी कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, कोई आपकी कानूनी समस्या है तो आप स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम का व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपना नाम लिख करके भेज सकते हैं। जल्दी आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है। तभी जाकर के आप इस बात को क्लियरली समझ पाएंगे कि पुत्र का अपने पिता की संपत्ति में कब अधिकार खत्म हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है। एक होती है अनसेस्टर प्रॉपर्टी, दूसरी होती है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। जो अनसेस्टर प्रॉपर्टी होती है वो होती है पैतृक संपत्ति जो हमें जनरेशन के थ्रू मिलती है। सबसे पहले परदादा, फिर दादा, फिर बेटा, फिर पोता, जो 4 जनरेशन से चली आ रही है उसे कहते हैं अनसेस्टर प्रॉपर्टी। जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें किसी भी व्यक्ति का अधिकार परिवार में जन्म लेते ही हो जाता है। अब सपोज डैट यदि किसी फैमिली के पास अनसेस्टर प्रॉपर्टी है जो उनको जनरेशन के थ्रू मिली है तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो उसमें जो नए बच्चे का जन्म होगा उस बच्चे का भी उस संपत्ति में अधिकार हो जाता है और उसका अधिकार उस संपत्ति से कोई नहीं छीन सकता। इन्हीं विशेष कंडीशनों को छोड़ करके उसका अधिकार उसमें बखूबी रूप से रहता है और वो जब चाहे अपने अधिकार को क्लेम कर सकता है, जबकि उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। जब वो 18 साल का हो जाता है वो जब अपने पिता से अपनी संपत्ति की मांग कर सकता है कि उसको उसका हिस्सा दिलाया जाए, और यदि उसके पिता उसके नाम उसका हिस्सा नहीं करते तो ऐसे में वो कोर्ट में केस भी डाल सकता है और अपना अधिकार ले सकता है। ये तो होती है अनसेस्टर प्रॉपर्टी की बात जो आपको जनरेशन के थ्रू मिलती है। तो इससे आप ये समझिए कि यदि आपके पिता के पास अनसेस्टर प्रॉपर्टी होती है, पैतृक संपत्ति होती है जो उनको उनके पिता के द्वारा मिली है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब आपकी एज 18 साल की हो जाएगी तब आप उस संपत्ति में क्लेम कर सकते हैं और कोर्ट में एक सिविल सूट फाइल कर सकते हैं जिसके तहत जो आपकी जो अधिकार होते हैं वो आपको दिलाया जाता है और जो संपत्ति होती है जितना भी हिस्सा आपके नाम आना चाहिए उतना हिस्सा आपको दिला दिया जाता है। ये होती है अनसेस्टर प्रॉपर्टी की बात। अब दूसरी प्रॉपर्टी होती है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसमें व्यक्ति उसे अपनी कमाई से खुद खरीदता है। वो संपत्ति उसको किसी तरीके की विरासत में प्राप्त नहीं हुई, उसके पुरखों के द्वारा, उसके जो पूर्वज है उनके द्वारा उसको संपत्ति नहीं मिली, बल्कि उसने अपनी कमाई से उसे खुद अर्जित किया है, उसने अपनी कमाई से, अपनी इनकम से उसे एक्वायर किया है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी होती है वो जिस भी व्यक्ति के नाम होती है वो व्यक्ति उसे ट्रांसफ़र करने के लिए, गिफ्ट करने के लिए, बेचने के लिए, दान करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है। कोई भी दूसरा व्यक्ति, चाहे उसका बेटा हो, बेटी हो या उसकी पत्नी हो, उसमें किसी तरीके का कोई क्लेम नहीं कर सकते। जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी होती है उसमें केवल उसी व्यक्ति का अधिकार होता है जिसके वो नाम होती है। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या पिता की सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में भी एक बेटे का, एक सन का अधिकार होता है? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 कंडीशन देखी जाती है। सबसे पहली कंडीशन होती है यदि आपके पिता जीवित होते हैं। तो यदि आपके पिता जीवित है तो ऐसी कंडीशन के अंदर उनकी प्रॉपर्टी में कोई भी व्यक्ति कोई क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन यदि आपके पिता की डेथ हो जाती है, डेथ होने में भी 2 कंडीशन होती है। यदि आपके पिता ने उसकी वसीयत कर रखी है तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको उसमें कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा। लेकिन यदि आपके पिता की डेथ वसीयत के बिना हो जाती है, उन्होंने कोई विल नहीं लिखी, उन्होंने इस बात का कोई ब्यौरा नहीं दिया कि उनकी डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी किस व्यक्ति को दी जाएगी, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक आप उनके वारिस होते हैं और सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में आपको अधिकार मिलता है। लेकिन उनकी डेथ होने के बाद यदि उन्होंने उसमें किसी तरीके की कोई वसीयत नहीं कर रखी है। लेकिन 4 कंडीशन ऐसी होती है जिनमें एक पुत्र का अधिकार अपने पिता की संपत्ति में खत्म हो जाता है। देखिए, संपत्ति किस तरीके की बात हो रही है, ये हो रही है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी की, जो आपके पिता ने अपनी कमाई से खुद खरीदी थी, ऐसी संपत्ति की बात हो रही है। तो इनमें 4 कंडीशनों में आपका अधिकार आपके पिता की संपत्ति से खत्म हो जाता है। सबसे पहली कंडीशन होती है यदि आपके पिता ने कोई वसीयत लिख रखी है। वसीयत उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं जिसमें एक व्यक्ति अपने जीते जी ये बता देता है कि उसकी संपत्ति उसके मरने के बाद, उसकी डेथ के बाद किस व्यक्ति को दी जाएगी।
तो यदि आपके पिता ने अपने जीते जी वसीयत बना रखी है, उन्होंने ये बता रखा है उनकी संपत्ति उस व्यक्ति को दी जाएगी और वो व्यक्ति आप नहीं है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपका अधिकार आपके पिता की संपत्ति से खत्म हो जाता है और आप उसमें किसी तरीके का कोई क्लेम नहीं कर सकते। हालांकि यदि आपको लगता है कि ये जो वसीयत है, ये जो विल है, ये जाली तरीके से बनाई गई है, तो ऐसे में आप उसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि ये विल फर्जी है। लेकिन यदि कोई विल जेन्युइन तरीके से बनाई गई है तो उसमें किसी तरीके का कोई क्लेम आपके द्वारा नहीं किया जा सकता और ना ही आपको उस संपत्ति में कुछ मिलने वाला है। दोस्तों, इसकी दूसरी कंडीशन होती है यदि आपके पिता ने आपको संपत्ति से बेदखल कर दिया है, उन्होंने ये बता दिया है कि मेरे इस पुत्र से मेरा कोई लेना देना नहीं है और मेरी चल और चल दोनों प्रकार की संपत्ति से उसको बेदखल किया जाए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी यदि इविक्शन ऑर्डर होते हैं तो आप उसमें किसी तरीके का कोई क्लेम नहीं कर सकते। ये इसकी दूसरी कंडीशन होती है। तीसरी कंडीशन होती है यदि आपके पिता ने उस संपत्ति को किसी व्यक्ति को गिफ्ट कर दिया है, यदि आपके पिता ने उसे दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफ़र कर दिया है, तो ऐसे में भी आप उसमें किसी तरीके का कोई क्लेम नहीं कर सकते। दोस्तों, चौथी कंडीशन होती है, वो जो लास्ट कंडीशन है, वो है लीगल लाइबिलिटी। यदि उसमें किसी तरीके का कोई लोन होता है, आपके पिता ने उसे कहीं पर बंधक रखी है, बैंक का उस पर ऋण चल रहा है, तो ऐसे कंडीशन के अंदर भी जब तक उसे चुकाया नहीं जाएगा, तो ऐसी कंडीशन के अंदर एक पुत्र उसमें किसी तरीके का कोई क्लेम नहीं कर सकता। तो ये 4 कंडीशनें होती है जिनमें एक पुत्र का अधिकार अपने पिता की संपत्ति में खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग समझ पाए होंगे कि एक पुत्र का अधिकार अपने पिता की संपत्ति में कब खत्म हो जाता है। यदि आप इसी तरीके की लीगल नॉलेज में रुचि रखते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुँच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसको उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक परामर्श लेना चाहते हैं, कोई आपकी लीगल प्रॉब्लम है, तो उसका व्हाट्सअप स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।